बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। आज का दुबई 200 साल पहले 1822 में 700 से 800 मछुआरों का एक गांव हुआ करता था। ये सारा इलाका एक दूसरे शहर के कंट्रोल में था, जिसे आजकल अबू धाबी कहते हैं। 1833 में अल्बुफलासल नामी एक कबीला जो अबू धाबी के ही ज़ेर असर था, उसने अबू धाबी के खिलाफ बगावत की और अपने साथ साथ दुबई को भी आज़ाद करवा लिया। इस सारी तहरीक के पीछे दो लोग कारफरमा थे, एक अबैद बिन सैद और दूसरा मखतूम बिन बूटी। इस आज़ादी के बाद ये दोनों ही इस इलाके के मालिक बन गए। अरसा 3 साल बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखतूम बिन बूटी दुबई का हाकिम बन गया, और आज तक इसी ख़ानदान की दुबई पर हुकूमत चली आ रही है। दुबई ने अबू धाबी से आज़ादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन इकनॉमिकली दुबई के हालात बहुत ख़राब थे। सारा इलाका सिर्फ माहीगीरी से ही मुश्किल से गुजारा कर रहा था। 1892 में बरतानिया ने दुबई की सिक्योरिटी का ज़िम्मा ले लिया और दुबई ने अपनी इकॉनमी की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडल ईस्ट का पहला सी पोर्ट बनाया, जो टैक्स और ड्यूटी फ्री पोर्ट थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा, जिसकी वजह से अरसा 5 सालों में ही दुबई पोर्ट से करीबन 70,000 टन कार्गो की ट्रेड शुरू हो गई। चूंकि ये सारी ट्रेड टैक्स फ्री थी, इसलिए इस ट्रेड का कोई ख़ास फ़ायदा दुबई को नहीं हुआ। उस पर मज़ीद ये कि 1908 में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफ़ान आया, जिससे वहाँ के मुकामी लोगों की कई 100 कश्तियाँ तबाह हो गईं और बहुत से लोग लुक़्मा अजल बन गए। इस तूफ़ान के बाद दुबई के हालात मज़ीद अबतरी की तरफ चल पड़े। इस पर भी दुबई की मुश्किलात ख़त्म ना हुईं, क्योंकि चंद साल बाद ही 1929 में पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के नाम से याद किया जाता है। दुबई पर इसका इतना असर पड़ा कि लोग दुबई से दूसरे मुल्कों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गए। ये वो दौर था जब बहुत सी अमेरिकन और यूरोपियन ऑयल कंपनीज मिडल ईस्ट में ऑयल की तलाश कर रही थी। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरब में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व को दरियाफ्त कर लिया। इस अरसे में दुबई के हालात अबतर से अबतर होते चले गए। अरसा 20 साल बाद 1958 में अबू धाबी में भी ऑयल के बड़े रिजर्व दरियाफ्त हो गए, और ये वो वक्त था जब इस सारे खित्ते की तकदीर बदलने वाली थी। 1966 में दुबई में भी ऑयल दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन ये ज़खायर इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी दुबई की गिरती हुई मईशत को सहारा देने के लिए काफ़ी थे। दूसरी तरफ अबू धाबी रोज़ाना की बुनियाद पर कई 100 बैरल ऑयल सेल कर रहा था और डॉलर कमा रहा था। दुबई के थिंक टैंक ये बात समझ चुके थे कि दुबई में वसाइल की कमी की वजह से दुबई खुद को नहीं संभाल सकता, और दूसरी तरफ खुशकिस्मती से अबू धाबी के मालिक शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान एक मस्बत सोच का मालिक था। इसका ख्याल था कि अगर इस खित्ते ने तरक्की करनी है तो तमाम रियासतों को इकट्ठा होकर अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से निपटना चाहिए। इसलिए 1971 में UAE वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन और फुजैरा शामिल थे। अबू धाबी इस मुल्क का कैपिटल बन गया और शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान इसके प्रेसिडेंट बन गए, और ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट। सारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इस सब के पीछे अबू धाबी की सरमायाकारी का अमल दखल है। 1990 के बाद दुबई अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गया था। टूरिस्ट बड़ी तादाद में दुबई आना शुरू हुए। फ्री पोर्ट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिसेस दुबई में खोलना शुरू कर दिए, और इन्हीं सब वजूहात की बिना पर दुबई क्लेम करता है कि उसकी इकॉनमी ऑयल पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब भी दुबई किसी भी मुश्किल में पड़ा है तो उसे बचाने के लिए अबू धाबी ही मैदान में आया है। 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई में लोग एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ियां तक छोड़कर चले गए थे। उस वक्त दुबई डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अबू धाबी ने 10 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज देकर दुबई को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, जिसके बदले में बुर्ज दुबई का नाम तब्दील करके बुर्ज खलीफा रख दिया गया।
लेकिन इस सब के बावजूद दुबई की इकोनॉमी मुसलसल क्राइसिस का शिकार है और IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई का खसारा तकरीबन 80 से 90 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। दुबई की इकोनॉमी का बड़ा बोझ उसकी रियल एस्टेट मार्केट है, जिसकी प्राइसेस मुसलसल गिर रही हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपने 2014 में दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो 2021 में उसकी डिवैल्यूएशन तकरीबन 60% तक हो चुकी थी। इसकी बड़ी वजह दुबई में गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन की भरमार है। दरअसल दुबई का मोटो है बिल्ट एंड दे विल कम, यानी बिल्डिंग्स बनाओ, लोग आकर खुद ही उन्हें आबाद कर देंगे। लेकिन इस ओवर सप्लाई ने दुबई की प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत गिरा दी है। लेकिन अब हालिया दिनों में रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से बहुत से रशियन और यूक्रेन इन्वेस्टर्स का रुझान यूरोप की बजाय दुबई की तरफ हुआ है, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से दुबई की रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट मिली है। लेकिन दुबई के लिए एक और प्रॉब्लम जिसने सर उठाना शुरू कर दिया है वो है FATF की तरफ से दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ खातिर ख्वाह इक़दामात ना उठाने की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल कर देना, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट फिर से इफ़ेक्ट हो सकती है। एक और लॉस जो दुबई को पिछले दिनों उठाना पड़ा वो दुबई एक्सपो की वजह से हुआ। 2020 का दुबई एक्सपो कोरोना की वजह से 2021 में हुआ। दुबई एक्सपो एक टूरिस्ट स्टंट के अलावा कुछ साबित नहीं हुआ और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अपने टारगेट से 57% तक शॉर्टफॉल में रहा। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो दुबई की तरफ बढ़ रही है वो दुबई का खुद को सऊदी अरब की पॉलिसीज़ के साथ जोड़ना है, जिसकी वजह से सऊदी मुखालिफ ममालिक दुबई के भी खिलाफ हो रहे हैं, जिसकी मिसाल यमनी हौसी बागियों की तरफ से जनवरी 2022 में किए गए मिसाइल अटैक हैं। दुबई को जो चीज़ सारी दुनिया से अलग करती है वो उसकी ज़बरदस्त सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज दुबई का रुख करती हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी दूसरा अटैक हो गया तो ये सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से टूरिस्ट भी दुबई आने से कतराने लगेंगे। और क्योंकि दुबई की इकॉनमी का सारा दारोमदार सियाहत पर मुनहसर है, इसलिए आने वाले वक्त में दुबई के लिए मसाइल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।